दोस्तों एक बार एक आदमी ने वॉरेन बफेट को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के अंदर लिखा कि वो उनके काम से बहुत प्रभावित है और उनके साथ काम करना चाहता है, जिसके लिए वो उनसे कोई सैलरी भी नहीं लेगा। वो किसी भी तरीके का काम करने के लिए तैयार है, चाहे उनकी फाइल्स को इधर से उधर करना हो या फिर उनके सामान की देखभाल करनी हो। वो हर छोटा बड़ा काम करने के लिए रेडी है। बस उनकी एक शर्त है कि वॉरेन बफेट उन्हें काम पर रख ले। लेकिन वॉरेन बफेट उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं, ये कहते हुए कि मैं अकेले ही काम करना पसंद करता हूँ। लेकिन वो इंसान यहाँ पर नहीं रुकता। उसने वॉरेन बफेट को पूरी तरीके से कॉपी कर लिया। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, उनके जीने के तरीके, उन सबको हूबहू कॉपी कर लिया। उनकी सारी बायोग्राफी पढ़ डाली, उनके सभी लिखे शेयर होल्डर्स के लिए लेटर को रीड कर दिया। और फाइनली वो दिन भी आया जब इस इंसान ने 4.5 करोड़ रुपए देकर वॉरेन बफेट के साथ लंच किया। और जब वॉरेन बफेट ने भी इस इंसान के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की तो वो भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए। इनफैक्ट वॉरेन ने यहाँ तक कह दिया कि जो वैल्यू आप इस दुनिया में प्रोवाइड कर रहे हो शायद वो मैं भी कभी ना कर पाऊँ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक जाने माने वैल्यू इन्वेस्टर और ऑथर मोनीश पाबराई की। मोनीश पाबराई वो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए 25% के कंपाउंडिंग रिटर्न्स लिए और वो भी लगातार 20 सालों के लिए। और 25% रिटर्न का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 10 लाख रुपए 20 से 30 सालों तक लगा दिए तो आप दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में शामिल हो जाओगे। वैसे इतने रिटर्न्स किसी इमर्जिंग कंट्री में निकालना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशन से इस कदर के रिटर्न्स निकालना खुद में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज है, जो कि मोनीश पाबराई ने कर दिखाई। और ये सब उन्होंने कर दिया सिर्फ वॉरेन बफेट को कॉपी करके। दोस्तों मोनीश पाबराई की नेट वर्थ 1400 करोड़ रुपए की है, जो कि मोस्टली उन्होंने इन्वेस्टमेंट से ही कमाई है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले मोनीश पाबराई के इन्वेस्टमेंट टाइप को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि क्या हम भी दूसरे इन्वेस्टर्स को कॉपी करके अमीर बन सकते हैं। और उनके बाद हम इनकी स्ट्रेटेजीज को इंडिया के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये भी सीखेंगे, यानी कि हम भी कैसे इंडिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जैसे कि विजय केडिया, मिस्टर राधाकृष्ण दामानी जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को कॉपी करके करोड़पति बन सकते हैं। बिकॉज मोनीश पाबराई है तो एक इंडियन ही, लेकिन रहते हैं अमेरिका में और वहीं के इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हैं, जो कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख रहे हैं, इसीलिए इंडिया के इन्वेस्टर्स को ही हम कॉपी करेंगे। दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इसे किसी भी हालत में मिस मत करना और इसके किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। वैसे तो दोस्तों ये माना जाता है कि हमें दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका रिस्क एपेटाइट बहुत अलग होता है। अगर उनका खरीदा कोई शेयर डूब जाए तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी टोटल नेटवर्थ का एक छोटा सा हिस्सा ही उसमें इन्वेस्ट हुआ होता है। जबकि हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के कुछ शेयर डूबने पर हमारी पूरी कैपिटल भी वाइप आउट हो सकती है, क्योंकि हमारे पास शुरू में कैपिटल ही लिमिटेड होती है। और दोस्तों अगर रियलिटी में देखा जाए तो होता भी कुछ ऐसा ही है। जब भी कोई नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर किसी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कॉपी करने की कोशिश करता है या फिर किसी न्यूज को सुनकर किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है कि आज इस बड़े इन्वेस्टर्स ने XYZ नाम के किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है, और उसके अंदर जब एक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको उसमें लॉस ही होता है। और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि एक रिटेल इन्वेस्टर मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर के पास रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करता है, या फिर जब भी शेयर ऊपर जा रहा होता है तब इन्वेस्ट करता है, बिना ये देखे कि कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है। जब भी कोई सुपर इन्वेस्टर किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करता है तो तुरंत एक हेडलाइन बन जाती है, जिस कारण उसमें अचानक से बहुत ज्यादा तेजी आ जाती है, जिससे अट्रैक्ट होकर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स उसके अंदर इन्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रैली एकदम से किसी शेयर में आती है वो टेम्परेरी होती है, और जैसे ही माहौल थोड़ा ठंडा होता है शेयर वापस से नीचे गिरने लगता है, जिसके अंदर एक छोटा इन्वेस्टर फंस जाता है और वो घाटे में अपने शेयर्स को बेच देता है। यहाँ पर मोनीश बाकियों से अलग है, वो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले, जिनमें से नंबर 1 स्ट्रेटेजी है स्टेइंग इन सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। मोनीश सिर्फ उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनको वो अच्छे से समझते हैं। जो भी बिजनेस उनके पल्ले नहीं पड़ता उसको वो पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। उनको जैसे ही पता चलता है कि किसी बड़े इन्वेस्टर्स ने एक पर्टिकुलर शेयर को खरीदा है तो वो उसे एनालाइज करने से पहले खुद से पूछते हैं कि क्या मैं इस कंपनी के बिजनेस को सच में समझता हूँ। अगर उन्हें जरा सा भी ये लगता है कि वो बिजनेस उनके पल्ले नहीं पड़ रहा तो वो आगे उसके बारे में कुछ भी एनालाइज नहीं करते, सीधा वहीं पर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मोनीश से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली ये है कि वो बहुत सारे सुपर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को खंगोलते हैं, लेकिन इन्वेस्ट सिर्फ गिने चुने शेयर्स में ही करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि 40 से 50 शेयर का कोई पोर्टफोलियो बना दिया। इनफैक्ट उनके पोर्टफोलियो में करंटली सिर्फ 3 ही इंडिया के शेयर्स मौजूद है। ऐसे ही 2-4 शेयर्स और उनके पोर्टफोलियो में मौजूद है अमेरिका, चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज से। मोनीश अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी में रिटर्न पोटेंशियल ऑफ स्टॉक्स को बताते हैं। मोनीश कहते हैं कि अगर उन्हें किसी शेयर से ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है तभी वो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं। दोस्तों अगर किसी शेयर के सिर्फ डबल होने के भी आसार होते हैं तब भी वो उस शेयर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। उन्हें ये चाहिए होता है कि कोई शेयर उन्हें 5 से 10 गुना रिटर्न दे सके, और वो भी अगले 4 से 5 सालों में, तभी वो किसी शेयर में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, अदरवाइज नहीं। और वो शेयर्स को कैसे ढूंढते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इंडियन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो को कॉपी करना सीख रहे होंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब नंबर 3 पर आता है रीडिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट। पहली 2 रिक्वायरमेंट्स को जब कोई कंपनी पास कर जाती है तो मोनीश देन फिर उसके बाद कंपनी को एनालाइज करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो वो ये देखते हैं कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी इजी है, यानी कि वो सिंपल भाषा में लिखी है या फिर नहीं। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रही है या फिर डायरेक्टली मुद्दे की बात नहीं कर रही, घुमा फिराकर चीजों को प्रेजेंट कर रही है, तो वो कंपनी एक डाउटफुल कंपनी है, ऐसा मोनीश मानते हैं। ज्यादातर अच्छी कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होती है, उनके अंदर सभी टर्म्स और क्लियरली यूज की हुई होती है। मोनीश को जब भी किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट समझ नहीं आती या वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तब वो अपना एनालाइज उस कंपनी में वहीं पर रोक देते हैं, बिकॉज उनका खुद का एजुकेशनल बैकग्राउंड फाइनेंस से नहीं है और वो इस बात में बिलीव करते हैं कि जो कंपनी एक आम इंसान को समझना है वो लायक ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के। अब दोस्तों चौथी स्ट्रेटेजी जो मोनीश यूज करते हैं वो है नॉट फॉलोइंग ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी, यानी कि जैसे अमूमन आप सुनते होंगे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है या फिर आपको कम से कम 20 से 30 स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने चाहिए एनालाइज को मेडिकेट करने के लिए। लेकिन मोनीश को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। उनके सिस्टम के अंदर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सिर्फ पोर्टफोलियो को बड़ा करने के लिए वो अलग अलग स्टॉक्स नहीं उठाते, बल्कि उन्हीं स्टॉक्स को खरीदते हैं जिनमें उनको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, फिर चाहे वो अपॉर्चुनिटी उन्हें अमेरिका में दिखे या फिर अमेरिका के बाहर। इसीलिए आप देखेंगे कि उनके पोर्टफोलियो में अमेरिका से सिर्फ 2 ही शेयर्स हैं और इंडिया से सिर्फ 3। वैसे दोस्तों उनकी कन्विक्शन इतनी मजबूत इसलिए क्योंकि वो एक जुनूनी इंसान है। उन्होंने सभी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को डीपली स्टडी कर रखा है और उनमें से जो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इन सुपर इन्वेस्टर्स ने की हुई है उनकी एक लिस्ट बनाकर उनके गलत होने का रीजन वो निकालते रहते हैं, जिस कारण उनके पास अब इतना डाटा मौजूद है कि वो अब काफी अच्छे से खराब और अच्छे इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस निकाल सकते हैं। मोनीश वाकई में एक सुपर इन्वेस्टर है और एक अच्छे इंसान भी है और हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। दोस्तों मोनीश ने साबित कर दिया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस जरूरत है तो लगन और मेहनत की और कुछ कर दिखाने के जुनून की। तो दोस्तों अब हम जल्दी से मोनीश के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को इंडियन स्टॉक मार्केट में अप्लाई करके देखते हैं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम भी मोनीश की तरह सुपर इन्वेस्टर्स को फॉलो करके करोड़पति बन सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों इंडियन सुपर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को चेक करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ trigger.finology नाम की इस वेबसाइट को। तो दोस्तों इस वेबसाइट के अंदर आपको एक सेक्शन मिलता है सुपर इन्वेस्टर्स का, जिसके अंदर इंडिया के सभी सुपर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के डिटेल्स मौजूद है। मैं इस लिस्ट में से विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो को ओपन कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो उनके पोर्टफोलियो को आप ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों विजय केडिया के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है और इनकी नेटवर्थ भी यहाँ पर मेंशन की गई है। अब इसके नीचे यहाँ पर लिस्ट है उन स्टॉक्स की जिनको विजय केडिया होल्ड करते हैं, जहाँ पर मैं किसी भी स्टॉक पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि सेरा सैनिटरीवेयर, इसी को मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। तो मोनीश की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इसका बिजनेस आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। कंपनी का बिजनेस चेक करने के लिए हमें पेज के बॉटम में स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ पर आप खुद ही पढ़ सकते हो कि कंपनी क्या करती है। ये कंपनी बाथरूम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। अभी आपको देखना है कि आप इस बिजनेस को समझते हो या फिर नहीं। आपको बस इतना ही नहीं करना कि कंपनी बाथरूम का सामान बनाती है, इतना देखकर ही सोच लिया कि मुझे तो बिजनेस समझ आ गया। आपको यह देखना है कि कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है, कंपनी खुद प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है या फिर बाहर से मंगाती है, कंपनी के बिजनेस एरिया कौन से हैं। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको कंपनी के बिजनेस को डीपली एनालाइज करना है। अगर बिजनेस आपके हिसाब से सही बैठता है तो आप सेकंड स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो और ये देख सकते हो कि क्या ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे पाएगी और अगर हाँ तो कितने समय में। कहीं ऐसा ना हो कि 10 गुना होने में ये कंपनी 40 से 50 साल लगा दे। इतना तो आप एफडी से भी इजीली कर लोगे। और इसके बारे में आप पता कैसे लगाओगे? तो दोस्तों इसको पता करने के लिए कि कंपनी अगले 4 से 5 सालों में 10 गुना होगी या फिर नहीं, इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 है चेक द मार्केट कैप। अगर ये कंपनी स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में बिलोंग करती है, यानी कि अगर कंपनी की मार्केट कैप 100 करोड़ रुपए से लेकर कुछ हजार करोड़ रुपए तक की है, जैसे कि 10,000 करोड़ रुपए तक, तो ऐसी कंपनी यूजुअली जल्दी ग्रो करती है और ज्यादा जल्दी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे जाती है। अगर इस कंपनी की बात की जाए तो इसकी मार्केट कैप 7,000 करोड़ रुपए की है, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। दूसरा तरीका इसको चेक करने का है कि आप देखोगे कि कंपनी जिस बिजनेस में काम कर रही है उसमें एक्सपेंड होने के लिए कितना एरिया है। बिकॉज कंपनी अगर एक ऐसे बिजनेस में काम कर रही होगी जिसमें एक्सपेंड होने की जगह ही कम है, तो आप समझ ही सकते हैं कि कंपनी क्या ही ग्रो कर पाएगी। तो हाँ दोस्तों, इस फैक्टर को चेक करना भी बहुत जरूरी है। मोनीश की थर्ड स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, जिसको चेक करने के लिए हमें कंपनी की एनुअल रिपोर्ट चेक करनी होगी। यहाँ पर आप देखोगे कि कंपनी चीजों को पेश करने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीका यूज तो नहीं कर रही है, जैसे कि ज्यादा इधर उधर की पिक्चर तो यूज नहीं कर रही है। अगर कंपनी ऐसा कर रही है तो इसका मतलब कि वो फैक्ट को छुपाने की कोशिश कर रही होती है, जिसके पीछे हो सकता है कि कंपनी का कोई डर्टी मोटिव हो। और अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी एक लेजेंड कंपनी है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स
इसके पोर्टफोलियो को कॉपी कर सकते हो। वैसे तो किसी कंपनी को अगर ये सुपर इन्वेस्टर्स पिक कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, क्योंकि ये लोग कई सालों से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और इनको कम से कम 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका है। लेकिन फिर भी आंखें बंद करके इनके पोर्टफोलियो को कॉपी करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मोनीज की इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना जरूरी है।